हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसा कि सीटेट अब आपका एग्जाम बहुत पास आने वाला है जल्द ही, ठीक है। तो आप लोग अच्छी खासी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि यहाँ प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो आज एक और हम नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर जो है आपको 2012 का है, ठीक है। कुछ इसमें क्वेश्चन होंगे जो मैं आप सभी को हल करवाऊंगा, और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कैसा सेशन रहा आपके लिए। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार जो एग्जाम होने वाला है वो आपका ऑफलाइन होने वाला है। तो ऑफलाइन के तहत हमने एक ऐसा कंटेंट तैयार किया है जिससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है और जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये रहा क्वेश्चन। बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं होंगे जो आप लोग हल नहीं कर पाएंगे, आसानी से हल कर लेंगे। लेकिन बस थोड़ा वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा थोड़ा शेयर कर दिया करिए, कमेंट जरूर किया करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाए। ठीक, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, तो आप लोग थोड़ा पर ध्यान दीजिए और हमारे साथ चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है, फिर हम और अच्छा करेंगे। देखिए, अब टीम बनाएंगे हम लोग। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तभी तो हम एक टीम बना पाएंगे। ठीक है। अब देखिए, आपको हो सकता है अंत तक में नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, वन लाइनर में होंगे जो आप लोग याद कर लेंगे, जिससे आपको सीटेट में आसानी से पास हो जाएंगे साथियों। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहले 2012 में ईवीएस में जो क्वेश्चन आया था वो क्या आया था। सबसे पहले क्वेश्चन है कि बिहार में मधुमक्खी पालन कब होता है। यही सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार में मधुमक्खी पालन कब होता है। तो बहुत सभी लोग बता लोगे कि बिहार में मधुमक्खी पालन कब होता है, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, या आपका जुलाई से सितंबर, या अक्टूबर से दिसंबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मधुमक्खी पालन जो होता है बिहार में कब किया जाता है। तो सबको पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। कि जो देखिए, जो इसका जो मधुमक्खी पालन किया जाता है वो कब से कब किया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। ठीक है, तो ये बिहार में मधुमक्खी पालन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में किया जाता है। अगर बात करें मधुमक्खी के बारे में, तो मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है भैया बताओ। इसके पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन के। ठीक है, अब इसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन, एक होती है आपकी रानी, एक होती है नर, और होती एक होती है श्रमिक। ये 3 होंगे। अब देखिए, रानी जो मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मक्खी। रानी मक्खी एक होती है, ये कितनी होती है, ये एक होती है, जो छत्ते में रहते हैं। नर जो होते हैं इनका कोई विशेष कार्य नहीं, इनका विशेष कार्य नहीं होता है। ठीक है, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, छत्ते के आसपास घूमते रहते हैं, और किसको निषेचित करते हैं, रानी मक्खी को निषेचित करते हैं, जो अंडे देने का कार्य करते हैं। ये श्रमिक मक्खियां ही मतलब कि क्या करती हैं, मेहनत करती हैं और शहद को लाने का, यानी कि पुष्प से शहद को लाती है। यानी कि छत्ते के अधिकांश श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं जो फूलों के चारों ओर उड़ती है। यही वाली मधुमक्खियां जो होती हैं, इनका जो कार्य होता है, इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता। तो समझ गए ना कि जो मधुमक्खी पालन किया जाता है वो कब से कब तक किया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में किया जाता है। पहला क्वेश्चन था ये 2012 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। अब बताइए अन्य से कौन सा भिन्न है, पेट्रोल या पैराफिन मोम या ग्रीस या कोयला। ग्रीस, बताइए कौन सा है जो इन सबसे भिन्न है। तो देखिए, इसमें अगर देखोगे तो आपका कौन सा, यानी कि कोयला। कोयला कैसा है, भिन्न है कि नहीं भिन्न है। बाकी देखो, पेट्रोल हो गया या पैराफिन मोम हो गया, ग्रीस हो गया, तो ये पेट्रोलिक पदार्थ होते हैं जो मतलब कि क्या होते हैं, यानी कि वैसे पदार्थ होते हैं। तो कोयला इन सबसे बिल्कुल कैसा है, तुम्हारा भिन्न है। कोयला क्या है, भिन्न होता है। देखो कोयला जो होता है प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति से बनता है, जो करीब करीब यानी कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे क्या हो गए हैं, दब गए हैं, उनके उनसे मिलता है। ठीक है,
तो पेट्रोल, पैराफिन, मोम, ये ग्रीस, ये जो तीनों भाग होते हैं ये उसके आते हैं, पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ गए साथियों। तो ये इन सबसे भिन्न हो जाएगा, कोयला आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, निम्फेन्थेस घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। देखिए, हमने इसका क्वेश्चन भी आप सब से पूछा था कि निम्फेन्थेस घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। तो बताइए आप सभी लोग, ये पौधा कहाँ पाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, उड़ीसा, बताइए। तो देखिए, ये तो सभी लोग बता लोगे, इसी प्रकार से 2012 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर देखोगे तो भैया मेघालय कहाँ हो जाएगा, मेघालय में पाया जाता है भारत के। ठीक है, मांसाहारी पौधा होता है, ये ऐसा पौधा होता है मांसाहारी पौधा। तो ये क्या कर लेता है, यानी कि कीड़े को फंसाते हैं और उन्हें पोषक तत्व प्राप्त करते हैं जो उन्हें मिट्टी से नहीं मिलते। मतलब ये जो घटपर्णी पौधे होते हैं, ये अपने कीटों को क्या करते हैं, अपने मतलब इनका जो वो होता है बिल्कुल घड़े के आकार का होता है, इसीलिए इनको घटपर्णी पौधा कहा जाता है। ढक्कन से इन पर ऐसे लगी होती, अब ढक्कन जैसे लगी होती तो जैसे इनके अंदर कीड़ा प्रवेश करता तो ये ढक्कन क्या हो जाती है, ऐसे बंद हो जाती। जब ये बंद हो जाती तो इनका क्या कर लेते हैं, इनसे पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इनको मृदा से पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। जब इनको मृदा से पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो ये इनसे आसानी से अपना पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं और मिट्टी से नहीं मिलते। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ऊर्जा से मिलती है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उनसे इनको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ऊर्जा मिलती है। अब ये पौधे भारत में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, भारत में तो है ही है, ठीक है, और आपके कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया हो गया, और मेघालय, भारत के मेघालय में पाए जाते हैं, मेघालय इनका देखो। और ये और कहाँ पाए जाते हैं, मलेशिया। इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, घड़े जैसा होता है साथियों। तो समझ गए ना इतनी बात। ये कहाँ घटपर्णी पौधा तो सबको हर बार आता है। और कहाँ से आए क्वेश्चन बताओ, यहीं से तो आएंगे, बस पढ़ते रहिए, क्या जाना है। जितना आप मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी उतना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। की कह रहा है, एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत अधिक रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी हो जाती है कैसी, उपजाऊ, बंजर, एक विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी या सिंचाई के लिए उपयुक्त। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है, बताइए। देखिए, अगर एक ही फसल को बार बार कहीं पर उगाओगे तो वो भूमि कैसी हो जाएगी, यानी कि बंजर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। ठीक, और अधिक से रसायनों का उपयोग करोगे तो वहां की जो भूमि होती है वो जल जाएगी, खराब हो जाएगी बिल्कुल एक तरीके से। जब खराब हो जाएगी तो वहां पर कोई फसल उग नहीं सकती। अब देखिए, भारत जो है आपका, यहाँ कितने 2/3, 2/3 जो होती है आबादी कृषि करती है, कृषि प्रधान देश है। अत्यधिक रसायनों का प्रयोग, पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और मिट्टी कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है। समझ गए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मधुमनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकार उपयोग करते हैं। मतलब जो मधुमनी पेंटिंग है उसको बनाने के लिए जो वहां कलाकार होते हैं वो किस चीज का उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन है। यानी कि पोस्टर रंग का, फाइबर रंग का, या चांदी और सोने की परत यानी का रंग का, या चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट बनाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि मधुबनी की पेंटिंग बनाने के लिए वहां के लोग इसका उपयोग करते हैं। बताइए। तो देखिए, मधुबनी तो आप सभी को पता है कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, यानी कि चावल। ठीक है, चावल हो गया के पाउडर, चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट। अब ये इतनी बार क्वेश्चन आया है कि आप सभी को ये रट गया हो,
बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट हो रहा है बार बार। हमारा मतलब है आप सभी को बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाए, ईवीएस में आपको कोई परेशानी ना हो। जो 15-20 नंबर होते हैं उनमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आपके मजबूत नंबर में करवा दूंगा, इतना समझ लीजिए। और आपको अंत तक देखिए, कोशिश है कि आपको मतलब इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है साथियों। तो समझ गए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले रोगों के एक समूह का चयन कीजिए। अब बताइए कि मच्छरों से कौन से रोग हो जाते हैं, बता लेंगे आप सभी लोग। बताइए क्या होगा इसका आंसर। मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, आंतज्वर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ऑप्शन डी मलेरिया, हैजा, टिटनेस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी को पता है कि मच्छर के काटने से क्या हो जाता है। नंबर 1 हो जाएगा डेंगू, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, यानी कि मलेरिया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका चिकनगुनिया। क्या हो जाएगा, चिकन गुनिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी के सामने क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा अल बरूनी किस देश से आया था। अल बरूनी जो था वो किस देश का निवासी था, ये क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अल बरूनी किस देश का निवासी था, किस देश से आया था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान। तो अल बरूनी कहां से आया था, बता लोगे ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, उज्बेकिस्तान से आया था। वह कई भाषाएं जैसे सिल्सियाई, अरबी, फारसी, हिब्रू और संस्कृत में पारंगत था, मतलब बहुत सारी भाषाएं वो जानता था। अल बरूनी की किताब उल हिंद अरबी, ठीक है, अरबी भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा के किले में मिली बड़ी बंदूकों तोपों को बनाने में उपयोग किए जाने वाले कांसे के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें आप सभी का इसका चयन कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। कि कांसा एक तत्व है। ऑप्शन बी कह रहा है कांसा तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। ऑप्शन सी कह रहा है कांसा तांबे और टीन की मिश्र धातु है। कांसा तांबे और प्लेटिनम की मिश्र धातु है। बताइए। तो देखो कांसा के बारे में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, जो आपका कांसा है, यानी कि कांसा तांबे और टीन की मिश्र धातु है, यानी कि तांबा हो गया और टीन, ये इन दिनों की कैसी धातु है, मिश्र धातु है भैया। अब ये जब ये मिश्र धातु है, तो धातु है जो एल्यूमिनियम लोहा, मतलब ये कैसे, एल्यूमिनियम लोहा, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ठीक है। लोहा और लाल भूरे रंग का होता है। ये कैसा होता है, लाल भूरे रंग का होता है, ठीक है, लाल भूरे रंग का होता है। यह तांबे और टीन को मतलब भट्टी में पिघलाकर बनाया जाता है। तांबे और टीन को क्या करके भट्टी में पिघला करके बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग समझ गए होंगे, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए विकास के आपको क्वेश्चन है, पढ़िए पूरा फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ, जाइए। क्वेश्चन है कि विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। यानी कि जो डेवलप है, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों निम्नलिखित छोड़कर सभी शामिल हो सकते हैं। सीखने की गुणवत्ता, बुद्धि, पोषण, संस्कृत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आगे इसकी अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, जो बुद्धि है। क्या है, बुद्धि है। देखिए
जो विकास हुआ है आपका, विकास की बात करें, विकास एक व्यापक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली क्या है आपकी प्रक्रिया है, ठीक है। चलने वाली प्रक्रिया है जो अंगों को बेहतर और सर्वाधिक कार्य संरचना में वृद्धि को संदर्भित करता है। तो विकास के आकार देने वाले अन्य पर्यावरणीय कारकों को स्वच्छता हो गया, प्राकृतिक हो गई, पर्यावरण, ऊंचाई, प्रदूषण, तापमान आदि शामिल है। तो इसका राइट आंसर समझ जाइए क्या हो जाएगा, बुद्धि यानी कि सीखने की गुणवत्ता हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें छोड़कर यानी कि बुद्धि को छोड़कर बाकी सभी शामिल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है। डिसलेक्सिया बताइए। डिसलेक्सिया सुनना, बोलना, बोलना और सुनना, पठन, पढ़ना और पठन, डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया की बात कर रहा है, बहुत समझ करके बताइए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए डिसलेक्सिया की अगर बात आ जाए, ला आ जाए डिसलेक्सिया, तो वो पढ़ने से यानी कि पढ़ना, पठन से संबंधित होता है, ठीक है। पढ़ने की अक्षमता हो जाती है डिसलेक्सिया में, ठीक है। और अगर यानी कि डिसलेक्सिया और अगर डिस्ग्राफिया होता तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा डिस्ग्राफिया का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने की सबसे अच्छी विधि का उपयोग करना है। बताइए क्या करना उपयोग। पोर्टफोलियो, अवधि परीक्षण, ग्रह दंत कार्य, योगात्मक दंत कार्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। प्राथमिक स्तर बच्चों का आकलन, बच्चों का आकलन करना क्या हो जाएगा बताइए आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो होता है जिसमें क्या होता है, एक पोर्टफोलियो एक छात्र के कार्य का एक संग्रह, मतलब एक छात्र का जो बच्चे की पूरी जानकारी एकत्र की जाती है पोर्टफोलियो में एकत्र की जाती है। पोर्टफोलियो लंबी अवधि में छात्रों के व्यवहार, कौशल और अधिगम की एक क्या होती है, एक विस्तृत श्रृंखला को देखने के अलिखित अवसर प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर पोर्टफोलियो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि ईवीएस के अध्यापन की विधियां, ईवीएस के अध्यापन की विधियां डैश को छोड़कर निम्न यानी कि निम्नलिखित सभी हैं। बताइए मतलब कौन सी एक विधि है जिसको छोड़ करके सभी हैं। व्याख्यान के माध्यम से व्याख्या करना, समस्या समाधान, ऑप्शन सी कह रहा है सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन डी कह रहा है निर्देशात्मक अधिगम। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि व्याख्यान जो आपका है व्याख्यान, ठीक है, पर्यावरण शिक्षण यानी शिक्षा के शिक्षण में प्रायोगिक हस्त गतिविधियां, मतलब बहुत सारी जो हस्त गतिविधियां बच्चे जो होते हैं हस्त गतिविधियों की सहायता से कार्य करना पसंद करते हैं, ठीक। आधारित और सौंदर्य यानी समझ दोनों पहलू शामिल होते हैं। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य जागरूकता और जागृत करना है, ठीक है। दृष्टिकोण बदलना, लोगों को पर्यावरण संरक्षण और मतलब परीक्षण प्राप्ति कार्य विधि में लाना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। जो विधि है छोड़कर निम्नलिखित सभी हैं, मतलब व्याख्यान और माध्यम से व्याख्या करना, ये आपके ईवीएस अध्यापन की विधियां को छोड़कर निम्नलिखित सभी हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगर इसी में व्याख्यान विधि के बारे में अगर बात करें, पहले समझ लो कि व्याख्यान विधि, जब छात्र निष्क्रिय होते हैं तो जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। तो व्याख्यान मानते हैं कि सभी छात्र समान गति से सीखते हैं और समझ के समान स्तर पर होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईवीएस शिक्षक को, ईवीएस जो होती है शिक्षक को, इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरण शिक्षक को, ऑप्शन ए है प्रयोग पर विशेष से ध्यान देना चाहिए,
ऑप्शन बी कह रहा है पुस्तकों और परीक्षणों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों की धारणा को स्वीकार करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है माता पिता के विचारों को स्वीकार करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन ए वाला है प्रयोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रयोगों पर क्या करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है। क्वेश्चन है, पढ़िए कि एक ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास और गतिविधियों को प्रदान यानी कि को डैश फिर प्रदान किया जाना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। इकाई के अंत में, अध्ययन के अंत में, विषयों को अंतर्निहित में, या पुस्तक के अलग अलग स्थानों पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, मैं नहीं बताऊंगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो बता ही देता हूँ। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, यानी कि कह रहा है विषयों में क्या हो जाना, अंतर्निहित हो जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अंतर्निहित हो जाना। यहां से ऐसे करेंगे, हाँ, अंतर्निहित हो जाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो साथियों कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से मैं आप सभी के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा। कल मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।